आप सब लोगों का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। मैं संक्षेप में ये कहना चाहूंगा कि ये जो हमने ज्ञापन तैयार किया है उसमें सबसे पहला मुद्दा ये है कि जब ये राजस्थान नहर प्रस्तावित हुई थी और ये बननी शुरू हुई थी तो उसमें ये अपना क्षेत्र पूरा का पूरा कमांड करने की उनकी प्रोग्राम था। खिदमत माइनर थी, चाकू की थी, मंडोर की थी, बाप की थी, खीरवा की थी, सब थी। सर्वे भी हुआ, सब कुछ हुआ, मगर वो बाद में चुप हो गई क्योंकि अपन चुप हो गए और वो पानी चला गया गडरा रोड, पचभद्रा, जबकि वहां नर्मदा का पानी आसानी से पहुंच जाता है। वो गया किस लिए कि अपन नहीं बोले कि भाई नहर आवे तो आवे, नहीं आवे तो कोई मतलब नहीं। तो पहला मुद्दा तो यह है कि ये सारी ब्रांचें इस कृषि बजट में लेकर के चालू करें, क्योंकि कृषि का बजट पहली बार आ रहा है। तो इस कृषि बजट में ये ले लेवे तो हमारे को कुछ न कुछ तो फायदा मिलेगा और एक नींव भी लग जाएगी। दूसरी मांग मेरी ये है इस ज्ञापन में कि ये घर घर नल लगा रहे हैं। सेंट्रल की स्कीम थी, स्टेट का कुछ हिस्सा इसमें शामिल है और स्टेट इसको एग्जीक्यूट कर रही है, बना रही है। पानी का सिस्टम क्या है कि सबसे बड़ा डैम है पोंग डैम और उसके बाद हरिके बैराज से ये राजस्थान नहर निकली। शुरू में ये राजस्थान तक सिंचाई के लिए नहीं थी, हरियाणा पंजाब में ये खाली फीडर थी, मतलब कैनाल नहीं थी, खेतों के लिए पानी नहीं देते थे। मगर बाद में उन्होंने मांग की तो वहां पानी इस नहर में से देना शुरू कर दिया, जबकि पैसे राजस्थान के लगे थे। उसके बाद ये जब नहर चलती है तो एक मीटिंग होती है, उसमें तय होता है कि इस नहर में से इतना पानी तो खेती के लिए जाएगा, इतना पीएचडी को जाएगा और इतना इंडस्ट्री को जाएगा। उस पानी में कोई हेर फेर कर नहीं सकता। योजना बन गई, सेंटर ने कह दिया लागू करो, स्टेट ने टेंडर निकाल दिए, सब कुछ ये लग भी गए। हमारे तो 4-4 महीने हो गए लगे ही पड़े हैं, मगर बूंद आई नहीं। न लगे हैं वो भी ज्यादा चिंता मत करो, पानी उसमें नहीं आना। और हजारों करोड़ रुपए का घपला है, हजारों करोड़ का। और हुआ इसलिए है कि अपन नहीं जागे। मैं किसी सरकार का दोष नहीं दे रहा हूं। सरकार ने जब पीएचडी से पूछा पानी बहुत है और बहुत पानी कहाँ है भाई, इस पाइपों में डालने के लिए पानी कहाँ है? क्या साहब जो पहले पानी पीएचडी का आता था वो पानी इसमें डालेंगे। अब आप समझ लो क्या उन पाइपों में पानी आएगा? तो ये हजारों करोड़ अपने अपने इलाके का है वो, और उसमें अपन अगर बोले नहीं तो फिर मतलब क्या अपन लोग क्या चाह रहे हैं? कभी जो लूटे सो लूटो और अपन चुप है। भाई इसमें पानी क्यों नहीं आ रहा है तो, और आएगा कहां से? थोड़ा पानी देंगे तो आपस में लड़ेंगे, इसके अलावा क्या होगा बताओ? तो दूसरी मांग ये है कि जो आपने ये घर घर नल वाली स्कीम बनाई है, इसके लिए आप अलग से पानी ऊपर से सैंक्शन करके लाओ और इसमें फुल पानी चलाओ। और नहीं तो हमारे साथ धोखा क्यों हो रहा है? ये तो थी दूसरी मांग। तीसरी मांग ये है कि ये जो प्रधानमंत्री बीमा योजना, कृषि फसल बीमा योजना, पता नहीं कितने कितने प्रकार की कंपनियां आकर के लूट के ले जा रही है। कैसा आपने ऐसा फार्म भरो, गिरदावरी कराओ और ये करो, वो सारा काम किसान करेगा।
जबकि मैं ये कह रहा हूं या किसान ये कह रहे हैं कि आप तो सबको इस बीमा से जोड़ दो, जिसको बीमा नहीं लेना है वो लिख करके सरकार को दे देगा कि मुझे नहीं लेना है, कहानी खत्म, अपना आप मिलेगा। कहीं कोई फिरना, कोई कहीं घूमना, कोई किसी ऑफिस में चक्कर निकालना, ये क्यों नहीं हो रहा था? और नहीं हो रहा है तो हमें जवाब दे दो कि भाई दिक्कत क्या है इसमें। चौथी जो मांग है, अभी लंबी बीमारी आई थी, कई लोगों के खूब नुकसान हुआ, कईयों के कम हुआ। गौ सेवा के नाम से राजस्थान सरकार स्पेशल टैक्स लेती है, बाकी सारे टैक्स तो ले ही रही है, उसका बजट तो गौ सेवा में जाता ही है, मगर खाली गौ सेवा के लिए बजट, उसके पैसे इकट्ठे किए 3000 करोड़ रुपए और रिलीज किए 300, वो भी पंचायतों में पहुंचे कि नहीं पहुंचे वो सरपंच साहिबान जाने। ये हकीकत स्थिति है। तो क्यों नहीं उन गायें जिनकी खत्म होगी उनको क्यों नहीं दे रहे हो? पैसे आपके पास पड़े हैं, या तो कह दे पैसे नहीं हमारे पास, तो उन सबको पैसा मिलना चाहिए। पांचवी बात मेरी ये है कि सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा कैसा बाप में, प्रधानमंत्री आवे उद्घाटन करे सौर ऊर्जा का बाप, पवन ऊर्जा भी बाप फलोदी में। और जब इनसे पूछते हैं कि तो साहब बिजली तो एक्सेस है, इसको लगावे कहाँ, मतलब बिजली ज्यादा है हमारे पास और दूसरे राज्यों को दे रहे हैं, और अपन कनेक्शन मांग ले तो क्या साहब है तो 8 साल की वेटिंग में है। आपके सामने ही है, किसी सौर ऊर्जा वाले ऑफिस में जाके पूछ लो, वो कह रहे हैं कि हमारे पास बिजली ज्यादा है, हम बाहर भेज रहे हैं, तो फिर हमारे को कनेक्शन क्यों नहीं? न तो घरेलू कनेक्शन न कृषि कनेक्शन, और ऊर्जा हम उत्पादन करें, हमारी जमीनें ली, सरकारी जमीन हमारी ली, तो फ्री में कनेक्शन क्यों नहीं? दिक्कत कहाँ है? तो दिक्कत यही है कि अपन मांगे नहीं, अपन बोले नहीं, जितना अत्याचार करते रहो वो सहन करते रहेंगे। 10 कोड़े मार दो, दूसरे दिन 2 मारेंगे, सरकार बहुत अच्छी है, क्या 8 की बचत होगी? अरे भाई 2 ही किस लिए? ज्यादा बिजली सब कुछ है फिर भी कनेक्शन नहीं और कोई जवाब नहीं। आज आपको कोई भी बता दे मुझे कि भी ये जनता जल वाला ठेका किसके पास है, इसका मेन मालिक कौन है, बता दो आप। अब 10 दिन घूम लेना, आपको पता नहीं लगेगा। भाई इससे ज्यादा क्या होगा? जब सरकार कह रही बोर्ड लगाओ और उस पर सब लिखना होना चाहिए, ये होना चाहिए, आप बता दो इसका ठेकेदार कौन है असली? किसको पकड़ोगे आप? फिर दूसरी मांग है चिरंजीव की। चिरंजीव योजना राजस्थान सरकार की अच्छी योजना है, जो काम अच्छा है उसकी मैं प्रशंसा करूंगा, बिल्कुल अच्छी है, मगर धरातल पे लागू नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि जैसे नोटबंदी हुई थी, क्या हुआ उसका? योजना ठीक थी मगर वो लागू नहीं कर पाए। चिरंजीव योजना ठीक है मगर लागू नहीं। भाई आप चिरंजीव का 800 करके कितने पैसे खरबों रुपये इकट्ठे कर लिए, उसमें आप कुछ पैसे लगा के हर 20 किलोमीटर पे एक हॉस्पिटल तो खोलो ताकि वो मरीज उसमें जाएगा। और यहाँ से जोधपुर जाके चिरंजीव को कार्ड देवे हैं तो फिर हमें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। क्या निःशुल्क हुआ हमारे लिए? कोई निःशुल्क नहीं हुआ। 4 दिन चक्कर निकाल के आ जाओगे, कुछ नहीं होना। जबकि कह दिया प्राइवेट में भी फ्री, सरकारी में भी फ्री, मगर वो फ्री इस ग्राउंड पर तो है नहीं। और जिन लोगों को
जो शहरी तबका है उसके लिए तो है ही, जबकि 80% तो जनता गांव में है। तो पहले हॉस्पिटल खोल के उसको लागू करो नहीं। मगर ये भी सरकार को कहे कौन? सब शोभा सभा, बहुत अच्छा साहब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ध्यान हो जाएंगे, सब हो जाएंगे। ये कोई नहीं कहता कि सब जो लास्ट गरीब है उसको फायदा नहीं। फिर दूसरी थी शिक्षा की। आप देखो कितने स्कूल खोल दिए, हर पंचायत पर हायर सेकेंडरी, सीनियर हायर सेकेंडरी, कॉलेज खोल देंगे, सब खोल दिया। तो मास्टर किसी को नहीं दिया। अभी ये थोड़े दिन पहले एक और ड्रामा चला था फॉर्म भरने का, उससे क्या हुआ? सिर्फ कागजों में वो लागू वैसे नहीं हुई। और जुलाई में तो स्कूल खुली और विद्या संबल आप ला रहे हो दिसंबर में, तो 5 महीने कहाँ गए? वो भी बंद हो गई। तो शहरों में तो प्राइवेट और यहाँ कुछ नहीं, तो अपन लोग उनके बराबर कैसे पहुंचेंगे ये बताओ? और गुण तो कह देंगे साहब हर पंचायत पर स्कूल खोल दी तो तालियां की गड़गड़ाहट। और क्या खोल दी? बोले उसका नाम यूनिवर्सिटी रख दो ना, क्या है? एक नाम ही तो रखना है। हर गांव में यूनिवर्सिटी है साहब। कहाँ शिक्षा का स्तर है? कहाँ दुनिया पहुंची है? कहाँ अपन है? और यो जो अभी थोड़े दिन पहले ले रहे थे वो भी बंद, वो तो होनी थी। वो तो सिर्फ आप और हमको बेवकूफ बनाना था, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं था। अगर हो भी जाते ना तो भी कोई नहीं पढ़ाता मेरे से पूछ लो, क्यों? सिस्टम ही ऐसा ही है। फिर जो इस ज्ञापन में हमने रखा है गोचर भूमि का, आज से 600-700 साल पहले ये अनुभव किया कि हर गांव के पास गोचर भूमि और होनी चाहिए, जो अपने पूर्वजों ने किया। क्यों किया? उन्होंने सोचा कि पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए और लोगों के लिए, ईंधन के लिए, वातावरण के लिए ये ओरण जरूरी है, इसलिए वो सिस्टम किया। अब देखो आप ये जितनी भी ओरण है, हम कह रहे हैं इसको पानी से क्यों नहीं जोड़ देते हो आप नहर डाल दो उसके अंदर, अपने आप हरियाली हो जाएगी। दूधारू पशु है उसमें चले जाएंगे। आप नरेगा में कितना पैसा कर रहे हो और योजना में कितना कर रहे हो? आप किसी 10 गांव में उसकी बाउंड्री करके उसको पानी से जोड़ के प्रयोग करके देख लो। ये पायलट प्रोजेक्ट योजना इसलिए मैंने लिखा है कि आप 10 गांव में ऐसा करके देख लो कि आपको कितना फायदा कितना नुकसान है। क्यों नहीं जोड़ रहे हो? पैसे दोनों सरकारें कह रही हमारे पास बहुत है, बहुत है, बहुत है, तो आप जोड़ के देखो ना। पायलट प्रोजेक्ट योजना में कुछ गांवों को देख करके उनकी 4 दीवारी करके उसमें नहरें डाल दो, पानी। तो अपना जितने भी आवारा पशु है, पक्षी है, जंगली पक्षी है या पालतू पशु है, वो भी सुबह उसमें चारने के लिए लाएंगे, शाम को वापस ले आएगा। कहाँ दिक्कत है? इसके बाद हम मेरी इस ज्ञापन में लिखी एमएसपी। एमएसपी का सिस्टम क्या है? और ये बात इसलिए हुई कि ये किसान कोई भी फसल पैदा कर रहा है, बाजरी, ग्वार, मूंगफली, तिल, कभी इस पे साधारणतः कितना खर्चा आता है? कैसा लगभग इतना मिनिमम उसका खर्चा आ जाता है, और वो दाम उसको किसान को मिलना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ को मान गई,
एमएसपी का फंड दे दिया कि भाई कम से कम किसान को ये रेट तो मिलनी चाहिए। नहीं तो व्यापारी लोग क्या करते हैं कि जैसे ही अपनी फसल आई तो रेट डाउन, और जब हमें जरूरत पड़ी तो आकाश। उन्होंने कहा ऐसा कैसे? एक उद्योगपति एक बटन बनाता है, वो भी अपनी रेट लिखता है उसके ऊपर कि मैं इस रेट पे दूंगा, तो किसान क्यों नहीं देगा? जो पसीने से कमाई कर रहा है उसके साथ अन्याय कैसे? तो सारा का सारा बजट 96% सेंटर का बजट पंजाब, पूर्व यूपी और हरियाणा ले जा रहा है। 4 पैसे राजस्थान को मिल रहा है, 4 पैसे, वो भी उन जिलों में, हनुमानगढ़ और गंगानगर में, क्योंकि अपन ने कभी मांगा ही नहीं। तो कम से कम इस मरुस्थल में ग्वार की रेट 10,000 रुपये पर क्विंटल सरकार किसान से खरीदे। अगर आप एक रहोगे तो उनको खरीदना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं, कोई ताकतवर नहीं है। अगर अपन एक हो गए तो उनको खरीदना पड़ेगा। फिर एक और मेरी मांग थी कि कुछ समय 5-7 साल पहले रेवेन्यू विलेज ठीक ठाक बना रहे थे और अब अघोषित रूप से बंद कर दिए। क्या नहीं बनेंगे सर? ये क्यों नहीं बनेंगे? क्या साहब हम खड़े होकर जब भाषण देंगे कि हमने साहब हर गांव को सड़क से जोड़ दिया, बिजली से जोड़ दिया, पानी से जोड़ दिया, तो वो हमारे दिक्कत आती है, इसलिए हम नए बनाएंगे ही नहीं, जो है वो इतना ही रखेंगे। बताओ ये कैसा अन्याय है? जब इस मरुस्थल में अगर नए गांव नहीं बनेंगे तो हमारे पास सुविधा पहुंचेगी कैसे? जैसे अपने ये जिला फलोदी बनाना है, लंबे समय से लटका रहे हैं इसको तपा रहे हैं कि कब ये तपेर, कब हम इसको बनावे, जबकि इससे छोटे छोटे बन गए। तो ये मुख्य रूप से इस ज्ञापन में हमने मांग रखी है। और एक बात और कह दूं मैं कि सुभाष चंद्र बोस ने जब लड़ाई शुरू की थी, जब 100 आदमी आए थे, तो सुभाष जी ने कहा कि आप इस चीज से मत डरना कि मेरे पास 100 ही है, मुझे तो डर ये है कि ये 100 टूट नहीं जावे। अगर संगठित तो 100 रहेंगे नहीं तो भी मैं आजादी दिला दूंगा। आदमी तो जुड़ जाएंगे, आदमी कम हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मजबूत रहोगे, आप ये 500 आदमी मजबूत रह जाओ, ये मांगे हम मनवा के छोड़ेंगे। जेल जाएंगे हम जाएंगे, लाठी खाएंगे हम खाएंगे, हमें डाल दो जेल में, गोली मार दो, मगर आप डरना मत, तब जाके सरकार मानेगी। मैं एक और बात अभी कहना चाह रहा हूं। काफी लोगों को इस ढंग की अफवाहें हैं कि साहब ये वोटों के लिए कर रहा है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, मेरा कोई वोट लेने का, किसी पार्टी जाने में कोई विचार नहीं। मैं किसी पार्टी में नहीं, और इसलिए मैंने गैर राजनीतिक रखा है, क्योंकि दलीय व्यवस्था है जो हिंदुस्तान में, उसका बड़ा भारी नुकसान है। अंग्रेजों ने राज क्यों किया था? कि अपने को बांटे थे, जाति में, धर्म में, ऊंचा नीचा वर्ग में उन्होंने बांट दिया और अपन बंट गए और राज करते रहे। क्या अंग्रेज अपनी वहां से सेना लेके कभी आए थे क्या? कोई सेना नहीं लाए, कोई सेना नहीं लाए, अपने को ही लड़ाया, अपना ही सिर भिड़ाया और राज किया। क्यों? उनको पता था कि इनको मैं अच्छी तरह से बांट सकता हूँ। जाति से बांट दूंगा, धर्म से बांट दूंगा, ऊंच नीच से बांट दूंगा, पैसों से बांट दूंगा। और जब देश आजाद हुआ
तो प्रजातंत्र अच्छा सिस्टम है, अगर प्रजातंत्र नहीं होता तो आज अपन इस ढंग से बोल भी नहीं सकते। मगर प्रजातंत्र के बाद जब ये दलीय व्यवस्था आई कि भाई ये पार्टी ये पार्टी ये पार्टी, वहां तक अच्छा है, होनी चाहिए, मगर जब अति आ जाती है वो खराब है। अब कई मेरे मित्रों ने कहा कि साहब ये बात तो सही है मगर हम तो पार्टी से बंधे हुए हैं। तो भाई तुम विकास के लिए बोलने में पार्टी से बंध गई तो फिर क्या फायदा उसका। कई लोगों ने कहा मेरे को कि साहब हम तो पार्टी से बंधे हुए हैं। तो मैं कहा पार्टी आपका मुंह बंद कर रही है क्या विकास की बात करने के लिए भी? कि साहब तो वहां से पूछना पड़ेगा। ये अति है पार्टीबाजी। अगर आदमी अपनी बात, अपने इलाके की विकास की बात नहीं करे और पार्टी से बंधे तो इसका मतलब ये अतिवाद है। फिर अपन बंट गए, फिर भला बुरा अपन खुद का भी नहीं सोच सकते। इस ढंग से कई मुद्दे हैं, मगर आपको संघर्ष करना पड़ेगा तो ये हो जाएगी। अगर संघर्ष नहीं करोगे, बंट जाओगे पार्टियों में, तो कुछ नहीं। क्योंकि वर्षों से अपन गुलाम रहे हैं। अपन जो ये माइक पे बात कर रहे हैं सब हाँ भर रहे हैं, हाँ है ठीक है, और वहां जाके कोई कान में कह देगा नहीं तो वो हाँ 1000 गुना सच्ची हो जाएगी। क्योंकि ऐसा जो गुलाम देश रही हैं, पहला इतिहास अगर अपन किसी का पढ़ते हैं तो वो एक निशान है कि भी जो कान में शिक्षा दे रही है इसका मतलब वो कमजोर आदमी है, और जो खुला आदमी है जो मन से कहेगा। अपन इन मांगों के लिए आगे क्या रणनीति बनाएंगे, मगर इस संघर्ष को नहीं छोड़ेंगे। ये संघर्ष तो अपन करेंगे ही। मैं तो कह रहा हूं ये कोई पार्टी मांगे मनवा ले, हम तो उसके साथ हैं। हमारे लिए कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं, हम तो उनके ही भगत। बीजेपी करे तो उनके भगत, कांग्रेस करे तो उनके भगत। और न मैं कभी किसी की व्यक्तिगत पार्टी या आदमी की निंदा करने को पसंद करता। सब अच्छे हैं, हमें तो हमारा काम होना चाहिए। धन्यवाद।